प्रतापगढ़ का राजा मंगल सेन शूरवीर और पराक्रमी था। उसका साम्राज्य दूर दूर तक फैला था। वो प्रतिदिन शाम को एक दरबार लगाता था जिसमें जनता की समस्याओं को सुनता था। उसका सदैव यही प्रयास रहता था कि उसके राज्य में सभी सुखी हों। वो उनकी परेशानियों को दूर करने का हर संभव प्रयास करता था। सारी जनता अपने उदार राजा को बहुत पसंद करती थी। राजा दीन दुखियों की सेवा करना अपना धर्म समझता था। जरूरतमंदों को रोटी कपड़ा तथा धन दान में दिया करता था। किसी को अपने राजा से किसी प्रकार की शिकायत नहीं थी। सारे राज्य में सुख शांति थी। राजा ने अपने राज्य की सुरक्षा के लिए हाथी घोड़ों की अच्छी सेना तैयार कर रखी थी। राजा स्वयं भी घुड़सवारी का बेहद शौकीन था। उसका एक प्रिय घोड़ा था जिसका नाम था पवन। राजा मंगलसेन अपने प्रिय मित्र तथा मंत्री सोहनपाल के साथ अक्सर घुड़सवारी करने जाया करता था। पवन का जैसा नाम था वैसी ही उसकी तेज चाल थी। वो जब दौड़ता तो यूं लगता था कि वो हवा में उड़ रहा हो। उसकी पवन गति व ऊंची कद काठी की दूर दूर तक चर्चा थी। राजा पवन को अपने पुत्र के समान प्यार करता था। राज्य के जंगलों में कुछ कुख्यात डाकुओं ने डेरा जमा रखा था। उन डाकुओं का सरदार गुलाब सिंह था। गुलाब सिंह जहां भी जाता आतंक फैल जाता था। लोग उसके नाम से डरते थे। राजा के सिपाहियों को जब भी डाकुओं के हमले की खबर मिलती वे तुरंत वहां पहुंच जाते थे। परंतु जब तक डाकू लूटपाट करके जा चुके होते थे, सिपाहियों ने जंगलों में डाकुओं को खोजने का कई बार निष्फल प्रयास किया। राजा चाहता था कि डाकुओं को पकड़कर उन्हें मौत की नींद सुला दिया जाए ताकि राज्य में किसी प्रकार की अशांति न रहे। एक बार राजा के शाही मेहमान खाने में एक मेहमान ठहरा। उसकी खूब खातिरदारी की गई। तीसरे दिन जाते वक्त मेहमान ने राजा से मिलने की इच्छा व्यक्त की तो सिपाहियों ने राजा के पास सूचना पहुंचा दी। राजा ने मेहमान को अपने पास बुलवा भेजा। मेहमान बोला, मैंने सुना है आप अपनी जनता की सारी जरूरतों व इच्छाओं को पूरा करते हैं, क्या ये सही है? राजा बोला, क्या आपको लगता है कि आपकी खातिरदारी में कोई कमी रह गई है? आप मुझे बताएं, मैं आपकी इच्छा अवश्य पूरी करूंगा। मेहमान बोला, हमारा घर तो जंगलों की तरफ है, वहां हमें धन और अन्न की सदैव ही कमी रहती है। राजा ने सिपाहियों को आदेश दिया, 10 बोरों में अनाज और ढेर सारी स्वर्ण मुद्राएं मेहमान को भेंट कर दी जाएं। हम नहीं चाहते कि हमारे राज्य में किसी को किसी प्रकार की परेशानी हो। तभी मेहमान बोला, हमारे यहाँ घोड़ों की भी बहुत जरूरत रहती है। आने जाने के लिए जितने भी घोड़े हों कम रहते हैं। राजा बोला, आप हमारे मेहमान हैं, आपने आज हमसे कुछ मांगा है, हम आपको घोड़ा अवश्य देंगे। तभी राजा ने सैनिक को आदेश दिया कि एक ऊंचे कद का अच्छा घोड़ा मेहमान की सेवा में पेश किया जाए। लेकिन मेहमान बीच में ही टोकते हुए बोला, महाराज, मुझे और कोई घोड़ा नहीं, केवल पवन चाहिए। यदि आप मुझे वो घोड़ा दे सके तो फिर मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ये धन दौलत आप गरीबों में बांट दें। राजा मंगलसेन ने आश्चर्यचकित होते हुए कहा, क्या आप जानते हैं कि आप क्या मांग रहे हैं? पवन मेरा घोड़ा नहीं, मेरे पुत्र के समान है। मेहमान बोला, अच्छी तरह जानता हूं कि पवन आपका प्रिय घोड़ा है। उसकी कद काठी रूप रंग की भी खूब चर्चा सुनी है, इसी कारण मैं पवन को पाना चाहता हूँ। मेहमान की बात सुनकर राजा असमंजस में पड़ गया। उसे मेहमान की बात पर भीतर ही भीतर क्रोध भी आ रहा था, परंतु वो समझ नहीं पा रहा था कि मेहमान को पवन के लिए कैसे मना करे। राजा को चुप देखकर मेहमान बोला, रहने दीजिए, मैं आपका घोड़ा पवन एक दिन खुद ही हासिल कर लूंगा। फिर मेहमान ने अपनी पगड़ी सिर से उतार ली और कड़क आवाज में बोला, आपकी जिंदादिली की चर्चा सुनी थी, इस कारण चला आया। खैर, मेरा नाम गुलाब सिंह है। अब मुझे आपसे न आपका घोड़ा चाहिए और न ही धन दौलत। इसे मैं अपने बलबूते पर हासिल कर लूंगा। राजा एकदम चौकन्ना हो गया और जोर से चिल्लाया, डाकू गुलाब सिंह, पकड़ो इसे, ये जाने न पाए। परंतु गुलाब सिंह तो पहले ही तैयार खड़ा था। वो झट से बाहर कूदा और पहले से तैयार अपने घोड़े पर बैठकर रफूचक्कर हो गया। राजा के सिपाही गुलाब सिंह के पीछे दौड़े, परंतु वो कुछ ही क्षणों में आंखों से ओझल हो गया और सिपाही देखते रह गए। इसके पश्चात राजा बहुत चौकन्ना रहने लगा।
उसने पवन की देखभाल के लिए कई पहरेदारों का इंतजाम कर दिया। ये सिपाही दिन रात पवन के आसपास पहरा देते थे। धीरे धीरे कुछ माह बीत गए, लेकिन कोई घटना नहीं घटी। राजा और सिपाही निश्चिंत हो गए कि यह डाकू गुलाब सिंह की गीदड़ भभकी थी, जो पूरी नहीं हो सकी। यद्यपि राजा ने पवन के पास से पहरेदारों को नहीं हटाया था। एक दिन राजा मंगल सेन अपने मित्र सोहनपाल के साथ सुबह को घुड़सवारी करने निकला। दोनों लोग काफी देर घोड़ा दौड़ाते रहे। जब दोनों थकने लगे तो दोनों ने लौटने का फैसला किया। दोपहर ढलने लगी थी। तभी राजा मंगल सेन की निगाह एक आदमी पर पड़ी, जो दर्द से कराह रहा था और जिसके खून बह रहा था। राजा ने सोहनपाल से उस ओर इशारा किया और दोनों लोग अपने घोड़ों से उतरकर उस आदमी के पास गए, तो वह आदमी तेजी से उठकर खड़ा हो गया। उसके हाथ में पिस्तौल थी। राजा ने ध्यान से देखा कि यह वही आदमी है जो उसके यहाँ मेहमान बनकर आया था और स्वयं को डाकू गुलाब सिंह बता रहा था। राजा कुछ बोलता, इससे पहले ही वो कूदकर पवन पर सवार हो गया। एक पेड़ के पीछे छुपा हुआ एक व्यक्ति निकल कर आया और झट से सोहनपाल के घोड़े पर जा बैठा। डाकू गुलाब सिंह बोला, मैंने जो वादा किया था वो पूरा कर रहा हूँ। आपका घोड़ा छीन कर ले जा रहा हूँ। राजा के कुछ कहने के पहले ही गुलाब सिंह व उसके साथी ने घोड़ों को दौड़ाने के लिए एड़ लगाई, लेकिन पवन अपने मालिक को पहचानता था। उसने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। पवन ने अपनी अगली दोनों टांगें ऊपर उठाकर जोर से झटका मारा और गुलाब सिंह नीचे आ गिरा। इतने में सोहनपाल के घोड़े ने भी गुलाब सिंह के साथी को नीचे गिरा दिया। मंगल सेन ये तमाशा देख रहा था, परंतु कुछ बोला नहीं। इतने में गुलाब सिंह और उसके साथी ने कई बार घोड़े पर चढ़कर भागने का प्रयास किया, परंतु घोड़े ने दुलती मारकर दोनों के प्रयास निष्फल कर दिए। तभी राजा मंगल सेन डाकू गुलाब सिंह के पास आया और बोला, तुम जानते हो कि मैं पवन को बेटे के समान प्यार करता हूँ, फिर भी तुम इसे छीनकर ले जाने का प्रयास कर रहे हो। मैं तुम्हें पवन को सौंप देता हूँ, परंतु याद रखना कि तुम मेरे घोड़े को नहीं, मेरे पुत्र को लेकर जाओगे। यदि कभी भविष्य में तुम अपने बेटे से बिछड़े तो ये दर्द अवश्य महसूस करोगे। ये कहकर मंगल सेन ने घोड़े की पीठ पर हाथ फेरा, मानो उसे गुलाब सिंह के साथ जाने की अनुमति दे रहे हों। पवन अपने मालिक की बात समझ गया और गुलाब सिंह को लेकर चला गया। अपने ठिकाने पर पहुंचकर डाकू गुलाब सिंह बार बार सोचता रहा। उसके सामने उसकी पत्नी उसके 6 मास के बच्चे को स्तनपान करा रही थी। आज न जाने क्यों गुलाब सिंह का पत्थर दिल मोम जैसा पिघला जा रहा था। वो बार बार अपने पुत्र को प्यार करने लगा और राजा की बात याद करने लगा। उसे यूं महसूस हुआ कि यदि वो अपने पुत्र से जुदा हो गया तो वह उस दुख को बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। उसकी पत्नी तो पुत्र बिछोह में रो रो कर पागल हो जाएगी। गुलाब सिंह सोचने लगा कि वो आज तक अनगिनत लोगों की जान ले चुका है, उन्हें लूट चुका है, उन्हें घायल कर चुका है। वे सब भी तो किसी के पुत्र या पिता होते हैं। उन्हें ये बिछोह कैसे बर्दाश्त होता होगा? डाकू गुलाब सिंह रात भर सोचता रहा और ठीक प्रकार सो न सका। उसका हृदय परिवर्तन होने लगा। सुबह ही वो अपने साथियों के साथ राजमहल पहुंच गया। अपने हथियार राजा को सौंपकर उसने आत्मसमर्पण कर दिया। राजा का घोड़ा पवन राजा के सैनिकों को सौंप दिया। वो राजा से बोला, महाराज, आपने अपना बेटे जैसा घोड़ा पवन मुझे सौंपकर मेरे मन को झकझोर कर रख दिया है। आज तक मुझे एहसास ही न था कि मैं कितने बाप बेटों को एक दूसरे से अलग कर चुका हूँ। आज मुझे अपने किए पर पश्चाताप है और उसकी सजा भुगतने को तैयार हूँ। आज वास्तव में महान है। ईश्वर ने आपको राजा बनाकर इसीलिए धरती पर भेजा है कि आप हम सबका उद्धार कर सकें। डाकू गुलाब सिंह भावावेश में बोलता जा रहा था। राजा ने कहा, गुलाब सिंह, सबसे बड़ी बात यह है कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं तुम्हारी सजा माफ करता हूँ और अपनी सेना का सेनापति तुम्हें नियुक्त करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी शक्ति का प्रयोग सही दिशा में करो और अपने देश की रक्षा करो। सारे लोग राजा मंगल सेन की ओर अचरज भरी नजरों से देख रहे थे। राजा का न्याय सुनकर सभी के होठों पर खुशी की लहर दौड़ गई और वे राजा के आगे नतमस्तक हो गए। अचानक सभा में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी और लोग राजा की जय जयकार करने लगे। एक था बादशाह, उसकी इकलौती पुत्री थी।
इसके विवाह की बात कई राजकुमारों से चल रही थी, पर बात कहीं पक्की नहीं हो पा रही थी। अंत में एक नगर के राजा जिसके 7 बेटे थे, उसके बड़े बेटे के साथ राजकुमारी की शादी पक्की हो गई। विवाह का दिन नियत हुआ और ये दिन नजदीक आता गया। दुल्हन स्नान के लिए स्नान गृह में प्रविष्ट हुई। इसी बीच वहां एक सांप प्रकट हुआ और राजकुमारी के कमर के गिर्द कुंडली मारकर बैठ गया। राजकुमारी ने शोर मचाना चाहा, पर उसके ऐसा करने से पहले ही सांप मानव की तरह बोलने लगा, शोर नहीं मचाना, नहीं तो मैं एक ही दंश से तुम्हारे प्राण ले लूंगा, और यदि मौन रहकर कपड़े पहन लोगी तथा इस रहस्य के बारे में किसी से कुछ नहीं कहोगी, तो मैं तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ूंगा, वरना ज्यों ही मेरे बारे में जबान खोलोगी उससे पहले ही मैं तुम्हें अपने दंश से मार दूंगा। प्राणों के डर से राजकुमारी ने ब्याह का जोड़ा पहना और इस विषय में बिल्कुल मौन रही। शाम को दूल्हा आया, शाही शान से दावत हुई और दूल्हा दुल्हन को लेकर अपने घर की ओर रवाना हुआ। घर पहुंचकर दूल्हा दुल्हन सुहागरात के लिए कमरे में बिस्तर पर लेटे तो सांप ने राजकुमार को डस लिया और वह वहीं पर ढेर हो गया। सांप फिर दुल्हन के कमर के साथ कुंडली मारकर चिपका रहा। बेचारी दुल्हन रात भर खून के आंसू रोती रही। भोर हुई, दूध माँ ने कमरे का दरवाजा खटखटाया। दुल्हन ने दरवाजा खोला। दूध माँ ने दुल्हन को रोते हुए और शहजादे को मरा हुआ देखा। बात फैली, राजमहल में कोहराम मच गया। दूल्हे को कब्रिस्तान ले जाकर दफनाया गया। विचार हुआ कि दुल्हन का क्या किया जाए। इसी बीच दूसरे शहजादे ने दुल्हन के साथ विवाह करने की पेशकश की। कई लोगों ने ये कहकर कि दुल्हन पतिघातिन हो सकती है, विरोध किया, पर शहजादे के आगे उनकी एक न चली और विवाह हो गया। पति पत्नी सुहागरात के लिए कमरे में चले गए। सुबह क्या देखते हैं कि यह शहजादा भी मृत पड़ा है। अब इसमें कोई शक न रहा कि दुल्हन कोई बला है। बादशाह ने अपने सभी मंत्रियों और शेष बचे 5 पुत्रों को बुलाया और कहा, आप लोग निर्णय दीजिए कि दुल्हन का क्या किया जाए। कईयों ने फांसी देने को कहा, कईयों ने गर्दन काटने को और कईयों ने दुल्हन को उबलते तेल के कड़ाह में डालने को कहा। जब सभी अपना अपना मत दे चुके, तीसरे शहजादे ने कहा, इसे हरगिज मारना नहीं है। मैं इसके साथ शादी करूंगा और पता लगाऊंगा कि यह क्या बला है। सभी उपस्थित व्यक्तियों ने शहजादे को समझाया कि ऐसा करना बिल्कुल उचित नहीं है, क्योंकि यह मौत के साथ मुकाबला करना है। पर शहजादा कुछ न माना और कहने लगा, जब वैसा ही होगा तो भी क्या हुआ। जहां मेरे पहलवान से 2 भाई, वहां मैं भी उन पर फिदा। अंत में शहजादे की जीत हुई। सुबह कमरे में उसका भी शव पाया गया। कहते हैं कि इसके बाद शेष शहजादे इस औरत की असलियत जानने के लिए अड़ गए। उन्होंने भी क्रमशः शादियां की और मरते गए। शहर में बात फैल गई कि बादशाह के यहाँ रोज एक जनाजा निकलता है। प्रजा बहुत उदास हो गई। अंत में सबसे छोटे शहजादे की बारी आ गई। वो चश्मे पर नहाने गया। ज्यों ही स्नान गृह में घुसा, वहां उसने एक काला कलूटा सांप देखा। इसने तलवार निकाली और सांप को मारने को था कि सांप मनुष्यों की तरह कहने लगा, मुझे मारने से तुम्हें क्या मिलेगा? तुम्हें भी आज रात मरना है। अगर मुझे नहीं मारोगे तो मैं भी तुम्हें मौत से बचा लूंगा। शहजादे ने तलवार म्यान में डाल दी और कहा, बोलो, ये क्या माजरा है? जिस शहजादी को तुम लाए हो उसका कोई कसूर नहीं, अपितु उसके कपड़ों के नीचे एक सांप कुंडली मारे है, वही दूल्हों को दंशित कर मारता है। शहजादी को अपने प्राणों का भय है, क्योंकि यदि वो सांप का रहस्य किसी को बताएगी तो सांप उसे डस लेगा। सांप बोला, अच्छा ठीक है, पर ये तो बताओ कि उस सांप को कैसे मारा जाए। शहजादे ने मालूम किया, तुम एक काम करो, तुम सुहागरात वाले कमरे में दुल्हन से पहले घुस जाना। जब दुल्हन कमरे में घुसकर दरवाजा बंद कर लेगी तो तुम उसे दरवाजे से ही सारे कपड़े उतारने को कहना। इसके बाद तुम अपनी सूझ से काम ले लेना। सांप ने उत्तर दिया। शहजादा घर लौटा। घर में खुशियां मनाने का नाम भी न था। ब्याह शादी के गीतों की आवाज भी कहीं सुनाई न देती थी। सब जानते थे कि आज रात शहजादा मरने वाला है। जहाँ 6 शहजादे बच नहीं पाए, वहाँ ये कहाँ बच पाएगा। खैर, रात हुई और शहजादा कमरे में घुसा। कुछ समय के बाद दुल्हन भी कमरे में घुसने लगी। जब वो किवाड़ बंद कर ही रही थी तो शहजादे ने उसे वही सारे कपड़े उतारने को कहा। वो तनिक शर्माई, पर पति की आज्ञा थी
उसने सारे कपड़े वहीं उतार दिए। सांप भी धीरे से उसके जिस्म को छोड़कर नीचे उतरा और उतरे कपड़ों में छिप गया। शहजादे ने तलवार उठाई और सांप के टुकड़े टुकड़े कर दिए। केवल सांप का सिर साबुत रहा। ये सिर आदमियों की तरह शहजादे से कहने लगा, मुझे मालूम है कि तुमसे ये किसने कहा है। अब मैं तो मर गया, पर उन सबको बिल्कुल खत्म करवा दूंगा। शहजादा तलवार हाथ में लिए हक्का बक्का सा खड़ा रह गया और सांप की बातें सुनता रहा। सांप बोला, अमुक चिनार के नीचे एक खड्ड है जिसमें बिच्छू बूटी के पौधे उगे हैं। वहाँ अनेक सांप हैं। यदि उन सभी सांपों को मारोगे, वहीं नीचे तुम्हें 7 खजाने दबे मिलेंगे। इन्हें प्राप्त कर तुम मजे से जिंदगी गुजार सकोगे। इसके बाद सांप मर गया। दंपति की रात आराम से गुजरी। महल में रात भर सभी लोग जगे थे कि सुबह बादशाह के छोटे बेटे का जनाजा निकालना होगा। सूर्योदय हुआ और शहजादा कमरे से स्वस्थ सानंद निकला। पूरे शहर में खुशियां मनाई गई। शहजादा बादशाह के पास गया और उसे पूरा किस्सा सुनाया कि वास्तव में क्या हो रहा था। बादशाह ने खुदा का लाख लाख शुक्र किया कि तख्त का वारिस जिंदा रहा। इसके पश्चात शहजादा उस चिनार के पेड़ के नीचे गया। वहां सभी सर्पों का सफाया किया, खजाने निकाले और मजे से जीवन गुजारने लगा।